आज हम पाठ 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप टर्शरी और क्वार्टरनी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। इसके अलावा पंचम सेवाएं भी पढ़ेंगे। ये तीसरी, चौथी और पांचवी सेवाएं इस पाठ में पढ़ाई गई हैं। ये सेवा से संबंधित हैं। तो सेवा अक्षेत्र का वर्गीकरण, ये सब जो जितनी भी क्रियाएं हैं सेवा से संबंधित हैं। तृतीयक सेवाएं, चतुर्थक सेवाएं, तीसरे नंबर की सेवा, चौथे नंबर की सेवा, पंचम सेवा, पाँचवें नंबर की सेवा। जैसे जैसे तरक्की हो रही वैसे वैसे सर्विस बढ़ती जा रही है। तो तृतीयक क्रियाकलाप जिसे तृतीय सेवा कहते हैं वो क्या होती है? समाज में जब रहकर आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कानूनी तथा प्रशासनिक सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जब आदमी सोसाइटी में रहता है तो उसको एजुकेशन की भी, हेल्थ की भी और इंटरटेनमेंट और कानूनी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन जन सेवाओं को जुटाने वाले अक्षेत्र तृतीय, जो भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लगी रहती हैं, उनको तृतीय अक्षेत्र कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, जज जिसे न्यायाधीश कहते हैं, पुलिस अधिकारी और डाकघर तथा संचार तंत्र से जुड़े कर्मचारी सभी तृतीयक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। सब के सब ये जितने लोग बताए गए ये सब तृतीय सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से जुड़ा है, मतलब जो भी ये लोग सेवक का काम करते हैं सेवा से जुड़े हुए हैं। ये पूरा पूरा तृतीयक क्रियाकलाप उसी से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत उन व्यक्ति और संस्थानों को सेवाओं में शामिल किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन से नहीं होता। इस चीज़ में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि वे दूसरी तरह परोक्ष मदद करते हैं। इनडायरेक्टली वो एक तरह से मदद करते हैं और किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन नहीं करते। तृतीयक क्रियाकलापों में वस्तु के उत्पादन के स्थान पर सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। इसमें किसी चीज़ को बनाया नहीं जाता, इसमें सेवाओं को तरजीह दी जाती है और उनका ही व्यावसायिक होता है, उनका ही आप प्रोफेशनली तौर पर होते हैं। इस उत्पादन में विभिन्न प्रकार के कुशल लोग जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री, धोबी, नाई, ड्राइवर, ये सभी जुड़े हुए तृतीय कार्यकलाप से हैं, मतलब तीसरे सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और ये लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इनको सेवा करने का पैसा मिलता है। तो तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार, तृतीय जो सेवा है वो कितनी तरह की होती है? एक तो व्यापार वाणिज्य आता है, ये परिवहन आता है, दूसरा संचार आता है, तीसरा वित्तीय सेवाएं आती हैं। इसको हम एक एक करके बारे में बताएंगे। तो व्यापार और वाणिज्य, व्यापार तो आप जानते हैं बिजनेस जो होता है, जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, जितने भी व्यापारी वर्ग आता है वो सभी आपका व्यापारी और वाणिज्य में आता है। तो व्यापार के माध्यम से क्या होता है? एक देश या क्षेत्र में बनी हुई वस्तुएं, अगर किसी भी देश हो या किसी भी क्षेत्र में कोई चीज़ें बनी हुई हैं तो दूसरे देश या क्षेत्र में खपती हैं। जहाँ उन चीज़ों की डिमांड होती है उस क्षेत्र में वो चीज़ें खपती हैं। जहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है वो दूसरे क्षेत्र में भेजी जाती है और जहाँ जो चीज़ कम होती है वो दूसरे क्षेत्र से मंगाई जाती है। इसको ही व्यापार कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के क्रय मतलब खरीद, विक्रय मतलब सोल्ड को व्यापार कहा जाता है। बेचने और ख़रीदने के किसी चीज़ को उसको व्यापार या वाणिज्य कहा जाता है। दोनों का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? टारगेट ज़्यादा फ़ायदा कमाना। बिजनेस का काम ही है कि फ़ायदा कमाना, बेचने वाले को भी फ़ायदा कमाना, ख़रीदने वाले को। ये व्यापार जो होता है इससे टारगेट जो होता है फ़ायदे का देखा जाता है। इस काम के लिए कस्बों और नगरों में संग्रहण, स्टोरेज और वितरण केंद्र, सेंटर लगाए जाते हैं। यानी कि कस्बे हों या नगर हों, वहाँ स्टोरेज होते हैं जो सामान को स्टोर करते हैं, और वितरण केंद्र जो सामान को डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। इन जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है इनको बिजनेस सेंटर भी कहा जाता है, जहाँ से व्यापार होता है। तो व्यापारिक केंद्रों का वर्गीकरण आगे किया गया है। तो व्यापारिक वर्गीकरण में क्या आता है? तो सबसे आता है ग्रामीण विपणन केंद्र, जिसे कहते हैं रूरल मार्केटिंग सेंटर। रूरल मतलब गांव के अंदर जो मार्केट पाई जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये नज़दीकी बस्तियों का पोषण, गुजारा भत्ता, गुजारा लालन पालन करते हैं। मतलब आसपास के जो बस्तियां होती हैं गांव के अंदर उनको यह जो है पोषण करते हैं, मतलब गुजारा चलाते हैं, उनको सामान का सप्लाई करते हैं। ये स्थानीय
संग्रहण एवं वितरण केंद्र होते हैं, मतलब जो लोकल तौर पर स्टोरेज सामान को करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनमें ज़्यादातर केंद्रों में थोक एवं फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। कुछ थोक व्यापारी होते हैं और कुछ फुटकर होते हैं जो रिटेल में सामान को बेचते हैं। ये ग्रामीण लोगों की ज़्यादा मांग वाली चीज़ें और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। मतलब जो गांव में चीज़ों की जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है वही चीज़ें ये लोग रखते हैं इन सेंटरों पर, और वही चीज़ें वहाँ गांव में सप्लाई होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक समय समय पर बाज़ार, ऐसे बाज़ार जो किसी समय और किसी तारीख पर लगते हैं। जैसे जिन गाँवों में नियमित बाज़ार नहीं होते, बहुत सारे गांव हैं जिनमें रेगुलर हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें रेगुलर बाज़ार नहीं होते, वहाँ साप्ताहिक या सप्ताह में एक बार लगते हैं, या पाक्षिक पैठ मतलब 15 दिन में एक बार लगने वाले बाज़ार होते हैं। ये निश्चित तिथि या आपका दिन पर लगते हैं, कोई भी दिन सेलेक्ट कर लेते हैं हफ्ते में या 15 दिन में, उसको जो है लगता है। ये तारीख, कोई भी तारीख फिक्स कर लेते हैं, उस तारीख पर ये बाज़ार लगते हैं। ये नियमित नहीं होते, रेगुलरली नहीं लगते। इन बाज़ारों में आने वाले दुकानदार निश्चित तारीखों पर एक गांव से दूसरे गांव में, हर गांव में अलग अलग तारीख पर अलग अलग दिन पर ये बाज़ार लगते हैं। तो इन तारीखों पर एक गांव से दूसरे गांव लोग जो है जाते हैं दुकानदार, और वो उस तारीख पर ये उस दिन पे जिस भी जो दिन निश्चित होता है उस पे उस गांव में जाते हैं और बाज़ार को लगाते हैं, जिसकी वजह से महीने के ज़्यादातर दिनों में दुकानदार बिज़ी रहते हैं। भाई वो हर गांव में जाते हैं, हर गांव में बाज़ार लगाते हैं जिस डेट में या जिस दिन वो फिक्स हो जाता है, और इसी वजह से वो दुकानदार पूरी तरह से बिज़ी रहते हैं। इन बाज़ारों से लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ खरीदते हैं, और ये जो बाज़ार लगाते हैं वो हफ्ते में और 15 दिन में वहाँ से जाकर वहाँ लोग सामान अपनी ज़रूरतों का ख़रीदते हैं। ये गांव के बाज़ार होते हैं। अब नगरीय बाज़ार केंद्र जो शहरों के अंदर होते हैं, ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। जो शहर की बस्तियाँ होती हैं उनका गुजारा चलाते हैं, उनको सामान का सप्लाई करते हैं। ये श्रम बाज़ार होते हैं, यहाँ से लेबर मार्केट भी होते हैं जहाँ बहुत सारी लेबर भी मिलती है, और आवासन मकान की व्यवस्था का भी जो है यहाँ से होता है। इन शहरों में शैक्षिक एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का भी सेंटर होता है। व्यावसायिक पेशेवर लोग भी यहाँ सेवाओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि नगरीय बाज़ार केंद्र में हर चीज़ अवेलेबल रहेगी, चाहे शिक्षा से हो, चाहे मकान से हो, चाहे लेबर हो, चाहे आपका पेशेवर लोग हों। ये सब के सब, जैसे नगरीय बाज़ारों में कोचिंग सेंटर भी, नर्सिंग होम, दांत और आँखों के डॉक्टर भी मिल जाएंगे जो गांव के अंदर नहीं मिलेंगे। वकील, परामर्शदाता जो कंसल्टेंट होते हैं, सलाहकार होते हैं, ये पशु चिकित्सक जो है आपके जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, वो सभी सेवाएं जो हैं आपके नगरीय बाज़ार में मिलती हैं। उसके अलावा आता है आपका फुटकर व्यापार, रिटेल बिजनेस होता है। जो छोटी छोटी दुकानें होती है मोहल्ले में खुली, तो वो रिटेल में सामान को बेचती है। जन सामान्य कॉमन पीपल थोड़ी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं ग्रहण करता है। जिन्हें थोड़े सामान की ज़रूरत होती है मोहल्ले में, वो जो है वहाँ से जाके फुटकर की दुकान से ख़रीदते हैं। वे फुटकर बाज़ार कहलाता है। जैसे फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, डोर टू डोर जो घर घर जाके सर्विस देते हैं। इन बाज़ारों में खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री, ऐसी जो मेन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरत की होती है, वो सामान फुटकर की दुकान पर मिल जाता है। चाहे फल हो, मेवे हो, मसाले हो, तेल, साबुन, स्टेशनरी, दवाइयाँ, वो फुटकर तौर पर मिल जाती हैं। जो कम सामान जो मोहल्ले में ख़रीदते हैं। उसके बाद आता है थोक व्यापार। थोक व्यापार में होल सेल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े व्यापारी होते हैं और ज़्यादा सामान को होल सेल रेट पर बेचते हैं। थोक बाज़ार में बाज़ार होता है जहाँ से फुटकर व्यापारी काफ़ी मात्रा में रियायती दरों पर माल खरीदते हैं। फुटकर जो व्यापारी होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो थोक व्यापारी से ही सामान खरीदते हैं और कम रेट पर ख़रीदते हैं और मोहल्ले में जाकर उसको अधिक रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो फुटकर जो है पूर्ति घर से बड़े बड़े जो पूर्ति घर होते हैं, जहाँ से सप्लाई सामान की होती है, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जो सामान बनाती हैं, उनसे सीधे खरीद लेते हैं ये होलसेलर। यही फुटकर विक्रेताओं को माल बेचते हैं और छोटे छोटे दुकानदार इन्हीं से सामान लेते हैं। अनेक फुटकर व्यापारी इनसे उधार माल खरीदकर व्यापार करते हैं, और बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो फुटकर जो इनसे सामान लेते हैं और उसको ही उसी से वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद आता है आपका परिवहन, जो तृतीय क्रियाकलाप में आता है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन।
अब रेल से भी होता है ट्रांसपोर्टेशन, सड़क से भी होता है, जल से मतलब आंतरिक जल जो नदी के द्वारा है, झील के, तालाब के द्वारा जो अपने देश के अंदर होती है, और महासागरीय जो दूसरे देश में जाते हैं, चाहे सामान जाए चाहे आपका माल जाए, दूसरे देश में जाता है। और वायु से भी परिवहन होता है, एयर ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं। अब परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों व निर्मित माल, संपत्ति, घरेलू सामान को भौतिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आप जानते हैं परिवहन से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आदमी जाते हैं। और आपका घरेलू सामान ले जाइए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, चाहे सड़क से ले जाइए, चाहे रेल से ले जाइए, चाहे पानी के जहाज़ से ले जाइए, चाहे आप वायुयान से ले जाइए, किसी से भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण एवं इस्तेमाल में मदद करने के लिए तेज़ और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। भाई आज के टाइम में तो आदमी को तेज़ चाहिए, मतलब तेज़ ऐसा साधन चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके और टाइम कम ले और जल्दी पहुंच जाए। तो ऐसा परिवहन, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। परिवहन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी कर देता है। ये ट्रांसपोर्ट जो होता है, जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर दिल्ली में कोई सामान खरीदेंगे तो उसका रेट कम होगा, मगर दिल्ली से दूर 1000-1500 किलोमीटर दूर अगर आप खरीदेंगे सामान को, तो वो परिवहन जो ट्रांसपोर्ट से वहाँ सामान पहुँचा, वो भी खर्चा उसी में जुड़ जाएगा और उससे कीमत उसकी बढ़ जाती है। तो परिवहन दूरी को 3 रूपों में नापा जा सकता है। परिवहन को किलोमीटर में नापा जाता है। रास्ते की लंबाई जो होती है वो किलोमीटर में बताई जाती है। कितने किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ये दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, समय दूरी, रास्ते पर यात्रा करने में लगने वाले समय कहते हैं। अब कितना टाइम लगा वो यात्रा करने में, वो समय कहलाता है। भाई कहीं भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कुछ समय लगेगा, तो समय दूरी, रास्ते पर यात्रा करने में जितना टाइम लगा। लागत दूरी मतलब कितना खर्चा आया, आने वाली लागत के रूप में बताया जाता है। मतलब आपने यात्रा करी, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो जाने में आपको जितना खर्चा लगा उसको लागत कहते हैं। इन 3 चीज़ों को देखा जाता है। अब परिवहन सेवाओं को कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं? भाई परिवहन को सबसे पहले तो मांग करती है। परिवहन के लिए मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर होती है। अब जैसे जैसे जनसंख्या का आकार, ये जिन देशों में, ये जिन शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे भारत देश में ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ हर तरह के ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा बनी हुई है। तो जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ज़्यादा होगी। अब जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतना ही ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, मांग। दूसरा, मार्ग, रास्ता। परिवहन हमेशा सुनिश्चित मार्गों से ही होता है। भाई परिवहन जो जाता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, वो एक रास्तों से ही होता है। चाहे मार्ग वो आपके नहरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्रों, कच्चे माल, जलवायु के प्रकार, मार्ग की लंबाई पर आने वाले रुकावटों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों यानी पैसे पर निर्भर करता है। सारा ट्रांसपोर्ट पैसों पर निर्भर करता है, कितना फंड है। तो मार्गों के रखाव के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो सब चीज़ों पर यही सब फैक्टर 2 प्रभावित करते हैं परिवहन को। उसके बाद आता है आपका संचार, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा संचार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें दूर संचार आता है, आपका टेलीकॉम आता है। टेलीकॉम का मतलब जैसे दूरभाष, रेडियो जो चल रहा है, मोबाइल है। भू लाइन मतलब लैंडलाइन से जो फ़ोन किया जाता है, ये दूर संचार में आता है। और एक आता है श्रव्य दृश्य, जिसे ऑडियो विजुअल, आवाज़ के साथ तस्वीर का दिखाई देना। उसमें आपका टीवी आएगा, प्रिंटिंग प्रेस आएगी, मीडिया आएगा, ये सब ऑडियो वीडियो में आते हैं। रेडियो, तो संचार का मतलब क्या होता है? संदेश भेजना। आपको अगर संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही जाता है। यानी वह अर्थव्यवस्था जिसमें शब्द हो, कोई भी मैसेज हो, तथ्य हो, फैक्ट हो, विचार हो, सेवा हो, संदेश हो, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजे जाते हैं। आजकल मैसेज का ज़माना है, मैसेंजर हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनसे तुरंत ही मैसेज पहुंच जाता है। ये कम्युनिकेशन आपका टेलीफोन हो, मोबाइल हो, ये इंटरनेट हो, ये सब, रेडियो हो, टेलीविज़न हो,
प्रेस हो, अखबार हो, मीडिया हो, इनसे सब मिनटों सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंच जाता है। तो परिवहन के जाल के साथ साथ संचार का जाल भी फैलता जा रहा। जितना परिवहन इम्पोर्टेंट है उतना ही संचार भी इम्पोर्टेंट है। परिवहन का जाल बढ़ रहा है, रोड सड़कें बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ संचार का जाल भी बढ़ रहा है। इनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस भी आज बहुत बढ़ गई है। वर्तमान समय में मोबाइल आप जानती हैं, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, उपग्रह, सैटेलाइट के बढ़ते चलन से संचार में परिवहन की भूमिका को सीमित कर दिया है। अब बहुत सारे काम तो मैसेज से ही हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, रेडियो से, टेलीविज़न से और सैटेलाइट उपग्रहों से। इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैसेज पहुंच जाते हैं। तो परिवहन का बहुत सारा काम संचार से हो जाता है। फिर भी डाक व्यवस्था आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। डाक व्यवस्था से, टेलीग्राम से और लेटर से भी एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। संचार के महत्वपूर्ण स्रोत समाचार पत्र भी हैं। आपके न्यूज़पेपर जो घर में आता है कि पहुंच में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब जो ये खबर समाचार पत्र जो आपके घर में पहुंचता है, तो ये कैसे पहुंचता है? ये आपको परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से ही पहुंचता है। दूरसंचार, टेलीकॉम दूरसंचार के अंतर्गत संदेशों को जल्दी या तेज़ी के साथ भेजा जा सकता है। दूर संचार का मतलब दूर बैठे हुए आप कम्युनिकेट कर देते हैं और वो जल्दी और तेज़ी के साथ भेजा जा सकता है। जिन समाचार को भेजने में पहले कई सप्ताह लग जाते थे, पहले जो कोई खबर किसी मरने की, जीने की, शादी की भेजी जाती थी तो कई सप्ताह लग जाते थे, उसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। अब वो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। अब खबर मिनट भर में एक जगह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। कोई भी घटना किसी भी देश में हो या हमारे देश में या बाहर के देश में हो तो मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। जिस घटना को पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता था। मोबाइल जैसी सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में आ गई है। हर आदमी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। इससे और आसानी से सुविधाएं सब लोगों पर पहुंच रही हैं। अब रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार चित्रों आदि का पूरे विश्व में टेलीकास्ट करते हैं। रेडियो आप जानती हैं कि हर जगह पहुंचता है, हर जगह आपकी जो भी न्यूज़ होती है उन्हीं से पहुंचाई जाती है। और दूरदर्शन, टेलीविज़न से कितने सारे चैनल हो गए, उनसे समाचार पत्रों आदि को पूरे विश्व में टेलीकास्ट करते हैं। इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ये विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी को अंतरिक्ष स्पेस से सूचना का टेलीकास्ट करता है। जो सैटेलाइट होते हैं, जो ज़मीन के चारों तरफ सैटेलाइट लगी हुई है, वो पृथ्वी और अंतरिक्ष को सूचना को टेलीकास्ट करता है, वहीं से बैठा बैठा करता है। इंटरनेट ने वैश्विक समाचार तंत्र में बहुत बड़ी तरक्की, आप देख ही रहे हैं इंटरनेट ने कितनी ज़्यादा विश्व में कितनी तरक्की कर दी है। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का बोलबाला है और सारी खबरें इसी से चल रही है और पूरी दुनिया इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है। अब जब चाहो जहाँ चाहो बात कीजिए, ज्ञानवर्धन कीजिए। आप जिधर भी चाहें, जिससे भी चाहें बात कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सेवाएं। तो सेवाओं में आएगा सर्विसेज। सेवाओं का उत्पादन के रूप में मापन नहीं करता। भाई सेवा जो करते हैं, जो चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे आपका कोई भी हो, आपका टीचर हो, ये सब जो सेवा करते हैं इनको उत्पादन के रूप में नाप नहीं सकते। असंभव है इनको नापना। इन्हें तो अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी, उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जो मजदूरी मिलती है उसी के रूप में नापा जा सकता है। इसमें सभी तरह की सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य, आराम, भलाई, मनोरंजन, व्यापार, ये सब एक तरह की सेवाएं हैं जिसमें सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, मजदूरी मिलेगी या फ़ायदा मिलेगा। इनसे रोज़गार के साधन बढ़ते हैं। सेवाएं जो आजकल का बहुत बोलबाला है, इनसे रोज़गार बढ़ रहे हैं। कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने के लिए, कारखानों से भाई जो कच्चा माल फैक्ट्रियों में जाता है उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। और कारखानों से बने पदार्थों को उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सेवाओं को मदद, मतलब सेवाएं ज़रूरी होती हैं। एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब विज्ञापन है, जो ऐड आता है आपका टीवी पे, कर्मचारियों का चयन हो, सिलेक्शन हो, चाहे अधिकारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग हो, ये भी सब इसी में सेवाओं में शामिल होता है। अब किसी भी देश के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल सेवा क्षेत्र की बहुत इम्पोर्टेंस
हो गई है। और सेवाओं में विभिन्न वर्ग होते हैं, कई तरह के वर्ग पाए जाते हैं। अब 2 वर्गों में रखा जाता है निम्न स्तरीय सेवाएं, जो छोटी सेवाएं होती है, जैसे पंसारी की दुकान, धोबी घाट, ये धोबी नाई, ये सब छोटी सेवाएं हैं। उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे लेखाकार, अकाउंटेंट, परामर्शदाता, जिसे कंसल्टेंट बोलते हैं, संगीतकार, म्यूजिशियन एंड चिकित्सक मतलब डॉक्टर, ये हाई लेवल की सेवाएं होती हैं। छोटी सेवाएं होती हैं, होती दोनों सेवाएं। अब ऊपर की सेवाओं के अलावा उनकी प्रकृति के आधार पर 7 वर्गों में रखा जाता है। और भी जो है वाणिज्य सेवाओं में विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, परामर्श आएगा। और वित्त व फाइनेंस की सेवाएं भी होती हैं, जैसे बीमा की, वाणिज्य, आवासीय, भूमि मकान की, भवनों की, बिल्डिंग की, जैसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, चल संपत्ति की खरीद बेच करते नहीं, ज़मीनों की प्रॉपर्टी डीलिंग जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह की सेवा आती है। थोक और फुटकर व्यापार, ये भी एक सेवा में आता है। परिवहन संचार, आपका रेल हो, सड़क हो, चाहे जलयान हो, शिप से हो, चाहे वायुयान हो, ये सब भी डाकतार सेवा, ये भी एक तरह की सेवाओं के अंदर आता है। अब मनोरंजन का जहाँ तक सवाल है, आपका दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य, लिटरेचर, ये सबसे मनोरंजन होता है, ये भी एक सेवा है। अब विभिन्न स्तरीय प्रशासन में भी सेवाएं होती है, जैसे स्थानीय लोकल प्रशासन होता है, राज्य स्तरीय मतलब आपका स्टेट लेवल पर प्रशासन होता है, और राष्ट्रीय मतलब आपका नेशनल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये भी कई तरह का लेवल पर प्रशासन होता है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कोई भी फायदा नहीं होता, एनजीओ से जुड़े रहते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं और इनसे लोग बहुत सारे जुड़े रहते हैं, ये भी एक सेवाओं में शामिल होता है। उसके बाद आता है तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। अब कौन लोग जो है तृतीय क्रियाकलापों कौन से कामों में लगे हैं? विकसित देशों में इस समय तृतीय क्रियाकलापों में लोगों का ज़्यादा प्रतिशत लगा हुआ है, मतलब तीसरे नंबर की सेवा में ज़्यादा लगे हुए हैं, ये सेवा से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा % लोग लगे हुए हैं। विकासशील देशों में केवल 10% ही लोग लगे हुए। 2 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश। तो विकासशील देशों के 10% ही लोग इसमें लगे हुए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो विकसित देश में आता है, उसमें 75% लोग सेवा कर्मी हैं, मतलब सर्विस में, सेवा में लगे हुए हैं। इस देश में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या लगातार घट रही है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक और द्वितीय में नहीं, तृतीय में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, प्राथमिक द्वितीय घट रही है। अब कुछ चयनित उदाहरण जैसे पर्यटन है, आपका जैसे टूरिज्म बोलते हैं, सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए लोग जाते हैं बाहर, ये आपका तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। तृतीय क्रियाकलापों में पर्यटन सबसे ज़्यादा खास सेवा क्षेत्र है, जो इसमें पूरी सेवा से ही जुड़ा हुआ, ये आपका एक पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 40% यानी कि बहुत 40% जो है इसका जीडीपी का इसी से आता है, टूरिज्म से आता है, जिसे पर्यटन कहते हैं। पर्यटन में यात्रा है, आदमी घूमने फिरने टहलने के लिए, मज़े के लिए जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब विश्व के पर्यटन सेवा क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ आदमी को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। 25 करोड़ लोग इसमें आपके टूरिज्म पर्यटन में लगे हैं, जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार पर्यटन से मिल रहा है। अब पर्यटकों को जहाँ जाते हैं, पर्यटकों को आवास चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, होटल का हो चाहे खाना चाहिए, परिवहन चाहिए, आने जाने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए विशेष दुकानें होती हैं जिनसे वो सामान खरीदते हैं। अंग्रेज आते हैं, जाते हैं, और हमारे देश के लोग भी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ ठहरते भी हैं, खाना भी खाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं। उससे कराने के लिए लोकल लोगों को बहुत सारा रोज़गार मिलता है, और हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिल रहा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। बीच के कुछ पर्यटक स्थलों पर पर्यटन मौसम पर निर्भर करता है। अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ मौसम के हिसाब से जाया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, मसूरी, नैनीताल, यहाँ लोग मौसम जब गर्मी पड़ती है ज़्यादा लोग जाते हैं। अब तो सर्दी में भी जाने लग गए क्योंकि बर्फ़बारी होती है वहाँ। जबकि कुछ पर्वतीय आपका पर्यटक स्थल सदैव पर्यटकों, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हमेशा लोग जाते रहते हैं। अब कुछ पर्यटक प्रदेश बन गए, मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ हर वक्त लोग जाते आते रहते हैं। जैसे भारत का पश्चिमी सागरीय तट, ये बहुत मशहूर हो गया, पर्यटक प्रदेश हो गया, जो पर्यटकों को, टूरिस्ट को अपनी ओर
आकर्षित करता है। हिमालय में बहुत ज़्यादा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाते हैं। मनोहारी दृश्य, अच्छा दिल को लगने वाले दृश्य हों, चाहे अच्छी जलवायु के कारण ये पर्यटक प्रदेश बन गए। मतलब ऐसे ऐसे प्रदेश जिसमें बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं और ज़्यादा दुनिया में मशहूर हो गए। अब तीर्थ स्थल है, लोग धार्मिक तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो जगह हो। ऐतिहासिक नगर जहाँ किले महल वगैरह होते हैं वहाँ भी लोग जाते हैं। सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र के केंद्र बन जाते हैं जहाँ लोग पर्यटकों को आते हैं। अब पर्यटकों को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है? मांग। अब पिछली शताब्दी से अवकाश हॉलिडे के लिए मांग तेज़ी से वृद्धि हो गई। पहले लोग इतना नहीं जाते थे, मगर अब लोग छुट्टी ले लेके घूमने के लिए दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में या शहरों में जाते हैं। उसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई, छुट्टी लोग ज़्यादा लेने लग गए। जीवन स्तर में सुधार हो गया, लोगों के पास रुपया पैसा हो गया, लोगों की क्वालिटी बढ़ने लग गई। आराम के लिए बढ़े हुए आराम के कारण बड़ी संख्या में लोग आराम के लिए अवकाश पे जाते हैं, मौज करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। अब परिवहन है, परिवहन दूसरा, परिवहन सेवा में सुधार के साथ साथ परिवहन सुधार, आज ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां हैं, सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रेल है, वायु है, हवाई जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, कहीं से आप चले जाइए, क्रूज़ है। ये सब चीज़ परिवहन सेवाओं में सुधार के साथ पर्यटक का क्षेत्रों का विस्तार भी हुआ, ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, लोगों का विस्तार हुआ, लोग जाने लग गए। जहाँ नहीं भी जा सकते थे वहाँ भी लोग जाने लग गए। अच्छी सड़कें, परिवहन व्यवस्था के कारण कार द्वारा आराम से लोग बैठ के अपनी फैमिली के साथ जाते हैं घूमने के लिए। पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें परिवहन का, जो है हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से भी लोग जाने लगे हैं, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हवाई जहाज़ से कुछ घंटों में आप चाहें तो यात्री अपने घर से दुनिया में कहीं भी सैर कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। पैसा होना चाहिए, सारी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं आप। अब पर्यटन के आकर्षण के लिए टूरिस्ट को क्या चीज़ें आकर्षित करती है? जलवायु। अवकाश अवधि के दौरान पर्यटक प्राय ऐसे क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी है, मतलब जहाँ का मौसम अच्छा है, दिल को अच्छा लगने वाला है, लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। भूदृश्य आकर्षण, मतलब ज़मीन के ऊपर अच्छे दृश्य होंगे तो लोग वहाँ भी जाना पसंद करते हैं, जैसे पर्वत हो, पहाड़ हो, झीलें हो, सागर हो। इन सब दृश्य को देख के आदमी का दिल अच्छा लगने लग जाता है, उसी की तरफ वो आकर्षित होता है और वहाँ लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। इतिहास और कला, प्राचीन स्मारक देखने के लिए, जैसे लाल किला हो या पुराना महल हो, धार्मिक स्थल हो, वो भी लोगों को आकर्षित करते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, जहाँ पर्यटकों को सस्ती दरों पर मकान और खाने मिलते हैं वहाँ भी लोग जाना पसंद करते हैं। अगर कोई एरिया है जहाँ सस्ता पड़ता है हर चीज़, खाना और रहना, तो लोग वहाँ भी जाना पसंद करते हैं। उन क्षेत्रों की ज़्यादा पर्यटक आकर्षित होते हैं। जैसे गोवा में एक जगह है हेरिटेज होम्स, वहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता रहना पड़ता है। अब आजकल एक नया पर्यटन बन गया चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। जब चिकित्सकीय उपचार के लिए, जो इलाज कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से जोड़ दिया गया। मतलब इसमें इलाज कराने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उससे भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और उससे भी रोजगार मिलता है। इसी स्थिति को चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अब भारत में बहुत सारे दूसरे देशों से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, डॉक्टर अच्छे हैं, दवाइयाँ अच्छी हैं और सस्ता पड़ता है, इसलिए विदेशी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए भी आते हैं। और जैसे भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये ऐसे देश हैं जिनको इलाज कराने के लिए बहुत सारे देशों के लोग आते हैं और चिकित्सा पर्यटन से इनको बहुत फ़ायदा हो रहा और रुपया पैसा रोजगार सबको मिल रहा है। उसके बाद आता है चतुर्थ क्रियाकलाप, चौथे नंबर की सेवा। इसमें आता है सूचना आधारित। सूचना आधारित का मतलब इंफॉर्मेशन बेस और अनुसंधान एवं विकास आधारित, मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस जो है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अब चतुर्थ क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, ये भी एक सेवा से जुड़ा हुआ है मगर ये थोड़ा हाई लेवल पे बढ़ जाता है। उत्पादन करते हैं, उनको सबको इकट्ठा करते हैं और उनको सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद आप उनको एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ये काम उच्च स्तरीय विकास, शोध, रिसर्च, विशिष्टकृत ज्ञान वाले, मतलब जिनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, तकनीक अच्छी होती है, प्रशासनिक अक्षमता वाले जुड़े रहते हैं। अब दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था में 50% से ज़्यादा लोग इसी में काम करते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में काम करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, प्रबंधक, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। परामर्शदाता, जो
आपके कंसल्टेंसी वाले होते हैं हाई लेवल के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, और आपका विश्वविद्यालयों के टीचर होते हैं। उसके अलावा चिकित्सालयों जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले, रंगमंच थिएटर वाले, हीरो हीरोइन, अर्थ जो आपका रंगमंच पे काम करते हैं, जैसे कहते हैं लेखाकारियों, दलाली की फर्मों के कार्यालयों में काम करने वाले, ये सब के सब इसी उसमें आते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि ये सब जो है काम करते हैं और ये स्टाफ को इस वर्ग की सेवा में रखा जाता है। तो ये सब इसी से जुड़े हुए हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप से। उसके बाद आता है पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप में कौन सा आएंगे? विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट आएंगे, निर्णयकर्ता डिसीजन मेकर, परामर्शदाता और नीति निर्धारक पॉलिसी मेकर आएंगे। ये उच्च स्तरीय सेवा है, हाई लेवल की सेवा होती हैं और इसमें बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं। और ये लास्ट सेवा है, जैसे जैसे तरक्की हो रही वैसे सेवाओं का क्लासिफिकेशन बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत ही टॉप क्लास के किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी संसार में, चाहे भारत का हो चाहे दुनिया कोई भी देश हो, जो टॉप क्लास की वहाँ की जो सर्विस करने वाले होते हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। पंचम क्रियाकलापों में वे सेवा शामिल होती है जो नई होती है, वर्तमान विचारों की संरचना, उनका पुनर्गठन, दोबारा बनाना, व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या करे हो, चाहे प्रयोग नवीन तकनीक के मूल्यांकन असेसमेंट से जुड़ी होती है। इन सेवाओं से जुड़े लोगों को स्वर्ण कॉलर कहते हैं, व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, टॉप क्लास के होते हैं। तथा व्यावसायिक कार्यकारी सरकारी अधिकारी इसमें आते हैं। शोध जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक आते हैं। वित्त एवं विधि परामर्श दाता आते हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं। और उच्च वेतन वाले कुशल आदमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को पीए के तौर पे काम करते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका महत्व, इनकी संख्या से ज़्यादा है। ये लोग होते तो बहुत कम है, मगर पूरा देश यही लोग चलाते हैं, पंचम क्रियाकलाप में जो काम करते हैं। अब आता है बाह्य स्रोतन, आउटसोर्सिंग। बाह्य स्रोतन से मतलब क्या है? ठेके पर काम कराने से होता है। बहुत सारी कंपनियां ठेके पर आजकल काम कराने लग गई, जिसमें दक्षता को सुधारने तथा प्रति लागत को घटाने के उद्देश्य से जब देश से बाहर स्थित किसी अभिकरण एजेंसी कंपनी किसी काम कराने का ठेका दिया जाता है, यानी कि वो एक देश दूसरे देश में ठेके पर काम कराता है और उसको सस्ता पड़ता है, इसीलिए वो दूसरे देश में काम कराता है, तो उसको कहते हैं बाह्य स्रोतन कहलाता है। वर्तमान समय में जिन कामों को विकसित देशों में बाह्य स्रोतन किया जा रहा, अब विकसित देश जो है, अमीर देश, वो गरीब देशों में, जैसे हमारे देशों में, विकासशील देशों में वो काम कराते हैं, उन्हें सस्ता भी पड़ता है और उनको फ़ायदा भी ज़्यादा होता है और हमारे देशों में उससे रोज़गार मिलता है। उनमें जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं। ये सब सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल है। जिन क्रियाकलापों में बाह्य स्रोतन कह रहे हैं, जैसे आंकड़ा परिक्रमण, जो आंकड़ों का प्रोसेसिंग हो, कॉल सेंटर हो, नवीन परिवर्तन, नए नए ट्रेंड हो रहे हैं, ये सब काम जो है हमारे जैसे देशों में आ रहे हैं, बाहर के देशों से हमारे देशों में काम कराए जा रहे हैं। तो आंकड़ा परिक्रमण मतलब आंकड़ों का जो है प्रोसेसिंग करना। एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, अफ्रीका देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पैसों पर, भाई जो विकसित देश में है वो ज़्यादा पैसों में, और हमारे जैसे देशों में और यूरोपीय देशों में, अफ्रीका देशों में कम पैसों पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह बोल लेते हैं और उनका काम भी कर देते हैं। अच्छे सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं, तो उससे उनका काम आसान हो जाता है और सस्ता पड़ता है। दूसरा होता है कॉल सेंटर। उन देशों में भारत जैसे चीन, फिलीपींस में आ रहा है, इनमें बहुत सारा रोजगार आ रहा है। यहाँ सस्ता है, कुशल है। विकसित देश वाले, अमीर देश जैसे अमेरिका वाले जो हमारे देश में काम करा रहे हैं, यहाँ सस्ते लोग मिल जाते हैं, कुशल भी मिल जाते हैं और बस उनको कंपनी को फ़ायदा भी होता है, इसीलिए कॉल सेंटर भारत में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद आता है नवीन प्रवृत्ति, नई नई चीज़ आ रही है। इनमें उस श्रेणी के कुशल कर्मचारी लगे रहते हैं, हाई लेवल के कर्मचारी जो काम करते हैं, और ये सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। इसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस होता है, जैसे कानूनी व्यवसाय हो या बैंकिंग सेक्टर हो या ई लर्निंग हो, ये सभी इसी में आएंगे।